वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का 5th पार्ट डिस्कस करूंगी। आज के लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि हम अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके ई जी ऑर्बिटल्स हैं, और 3 टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो जब कोई मेटल लीगेंड के क्रिस्टल फील्ड में आता है तब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, टी टू जी और ई जी। इसी तरह अगर आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तब भी ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, वह है T2 और E, और इसे हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ये स्प्लिटिंग हो रही है ये किस तरह से कम और ज़्यादा हो सकती है, यानी कि इस स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो यहाँ हमने इन पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ऐसे फैक्टर्स जो कि मेटल से रिलेटेड हैं और ऐसे फैक्टर्स जो कि लीगेंड से रिलेटेड हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल और लीगेंड्स के मिलने से बनता है, इसलिए दोनों ही यानी कि मेटल और लीगेंड्स दोनों ही अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं जो स्प्लिटिंग है T2G और EG या T2 और E ऑर्बिटल्स के बीच की, उनको दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो हैं मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मेटल में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन, जो आपके कॉम्प्लेक्स में मेटल है उसकी क्या प्रकृति है, और 4th इज स्पिन पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा। इसी तरह से लीगेंड के वजह से जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे स्प्लिटिंग को, वो है लीगेंड का कैरेक्टर, यानी कि लीगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। साथ ही नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द लीगेंड्स, यानी कि मेटल को अप्रोच करने वाले लीगेंड्स उस कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, नंबर में कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, और उनकी क्या ज्योमेट्री है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल से रिलेटेड फैक्टर्स, एंड फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था है वो जितनी अधिक होगी, यानी कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, तो लीगेंड की तरफ वो ज़्यादा अप्रोच करेगा, यानी कि मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होने पर लीगेंड्स की तरफ मेटल का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, और इसलिए स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होगी। तो यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो कि कोबाल्ट के 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, जिसमें कि पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डेल्टा O है पहले केस में, यानी कि जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कम है, उसके लिए स्प्लिटिंग भी कम है, डेल्टा O की वैल्यू कम आ रही है यहाँ। और जो सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा आ रही है। और इस डायग्राम से भी आपको ये समझ आ रहा है कि M जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है वहाँ डेल्टा कम है, यानी कि T2G और EG के बीच में कम आपको एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है, जबकि M+3 के केस में आपको एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। सेकेंड जो फैक्टर है मेटल से रिलेटेड वो है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल में डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई एक जो ट्रांजिशन मेटल की सीरीज़ है उसके अंदर हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं जिसमें कि मेटल्स की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं
कि एक कॉम्प्लेक्स हमने कोबाल्ट का लिया और एक निकल का लिया, लेकिन दोनों में ही मेटल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी कि कोबाल्ट भी +2 और निकल भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। लेकिन कोबाल्ट +2 इज D7 कॉन्फ़िगरेशन, whereas निकल +2 इज 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। और आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं 3D8 तो डेल्टा की वैल्यू कम है। इसका मतलब जो डेल्टा है वो नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला जो केस है वो D7 विन्यास का है। D7 विन्यास का मतलब नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अब अगर D इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो शील्डिंग कम होगी, और अगर शील्डिंग कम होगी तो न्यूक्लियस और मेटल और लिगेंड के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण कम है, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। दूसरे केस में आप देख रहे हैं D8 विन्यास। अब D8 विन्यास में क्या हो गया, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जितने D इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही शील्डिंग ज़्यादा होगी, और अगर शील्डिंग ज़्यादा है तो मेटल और लिगेंड के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो स्प्लिटिंग भी कम होगी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कम आएगी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन की, यानी कि मेटल आयन की प्रकृति कैसी है। इसका ये मतलब है कि अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें कि मेटल जो है वो 3D सीरीज़ में है या 4D सीरीज़ में है या 5D सीरीज़ में है, इन दैट केस डेल्टा पर क्या फ़र्क आएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जिसमें कि मेटल कैटायन जो है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक सी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम का कॉम्प्लेक्स लिया है। एक जो पहला एग्जाम्पल है वो 3D सीरीज़ का है, दूसरा एग्जाम्पल 4D का है, और तीसरा एग्जाम्पल 5D सीरीज़ का है। तीनों में मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था एक सी है, +3 है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम 3D से 4D की तरफ या 4D से 5D की तरफ मूव करते हैं तो D ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ जाता है, और जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ ज़्यादा क्लोजली अप्रोच कर सकता है, और अगर वो क्लोजली अप्रोच करेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मेटल और लिगेंड के बीच में, और डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम 3D से 4D आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, 4D से 5D आते हैं तब साइज़ और बढ़ता है, और इसीलिए से जो लिगेंड है वो ज़्यादा अप्रोच कर पाएगा मेटल की तरफ, और इसी के साथ में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है मेटल के चारों तरफ वो भी घट रहा है। आप समझ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो वही है, जब साइज़ बढ़ रहा है तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो घट रहा है, और इस वजह से भी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। और आप यहाँ इन एग्जाम्पल्स के आगे लिखा देख सकते हैं कि तीनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में है। अब हम बात करते हैं स्पिन पेयरिंग एनर्जी की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो युग्मन ऊर्जा है वो क्या होती है। आपको मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्मन करता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज पेयरिंग एनर्जी और युग्मन एनर्जी। अब अगर मेटल की पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मेटल आयन जो है वो ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी के हैं, तो वो युग्मन नहीं करना चाहेगा। युग्मन एनर्जी अगर ज़्यादा है, बजाय उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर T2G की बजाय EG में चला जाएगा। यानी कि दो ऑप्शंस हैं, अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पेयरिंग करे या वो EG में चला जाए। अब अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो युग्मन नहीं करेगा, और वो कहाँ जाना चाहेगा, हायर एनर्जी पर, क्योंकि इन दैट केस
स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, युग्मन एनर्जी की बजाय स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो वो युग्मन नहीं करेगा और ईजी में चला जाएगा। जबकि अगर पेयरिंग एनर्जी या युग्मन एनर्जी कम है बजाय किसके, स्प्लिटिंग एनर्जी के, तो वो क्या कर लेगा, युग्मन कर लेगा, यानी कि इन दैट केस डेल्टा कैसा है, ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो कि लिगेंड से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताया कि पहला है लिगेंड का कैरेक्टर। अब हमें ये मालूम है कि जो लिगेंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब वह लिगेंड्स जो कि डी ऑर्बिटल्स को ज़्यादा स्प्लिट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और जो डी ऑर्बिटल्स को कम स्प्लिट कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो इसके लिए आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ दिख रही है जिसमें कि डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं अपने स्प्लिटिंग पावर के बेसिस पर। यानी कि यहाँ आप ये देखते हैं कि जो सबसे पहले आपको दिख रहा है आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये वीक होंगे कंपैरिजन किसके, जो आपको बाद में दिख रहे हैं, कोबाल्ट है, साइनाइड है, इन सब से। तो ये जो सीरीज़ है ये कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ में एक कोने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, एक कोने पर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और ये बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में आपको शो हो रहे हैं। और आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जितने भी हैलोजेंस हैं, यानी कि एक्स शो करता है हैलोजेंस को, यानी कि आयोडाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ऑक्सीजन वाले जितने भी लिगेंड्स हैं वो मिडिल वाले आएंगे। नाइट्रोजन जिसके अंदर डोनर एटम है वो कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। और जिनमें कार्बन डोनर एटम है वो कैसे हैं, कार्बन के साथ वाले, वो वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड उतनी ही स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डी ऑर्बिटल्स आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहे हैं, और आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब ये स्प्लिटिंग होगी इन 5 डी ऑर्बिटल्स की T2G और EG में, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैसी आ रही है, कम आ रही है, डेल्टा की वैल्यू कम है। किससे अगर हम कंपेयर करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, वही 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि T2G और EG में स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो डेल्टा है वो ज़्यादा है, यानी कि वीक फील्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे और डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब लास्ट हम बात करते हैं नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड्स का नंबर कितना है और ज्योमेट्री कैसी है। तो सबसे पहली बात हम ये करें कि जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो लिगेंड्स के नंबर पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जितना लिगेंड्स का नंबर ज़्यादा होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो हम ये मानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बजाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स 6 होते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स 4 होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आ रही है, वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। और इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न ये है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी लिगेंड्स का नंबर 4 ही होता है जैसा कि टेट्राहेड्रल में है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल से कम है। इवन देन जो डेल्टा की वैल्यू है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है। और इसका रीज़न क्या है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में DZ² जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, लोअर एनर्जी पर आ जाता है, और इसकी वजह से स्प्लिटिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में। और आप यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट में आपको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग दिख रही है, DXY YZ ZX, और ऊपर क्या है EG में DX² Y² और DZ²। जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये जो DZ² है ये स्टेबलाइज होकर के लोअर एनर्जी पर आ जाता है और इसकी वजह से इसकी
जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।